नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं आज़ादी से भी पहले लिखी गई एक कहानी। यह कहानी व्यंग से भरी, हंसती गुदगुदाती, दर्दनाक कहानी है। इसे लिखा है बेडब बनारसी ने। कहानी का शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर। तो आइए कहानी सुनते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता, पर मेरी कहानी किसी भारतीय विधवा से कम करुण नहीं है। यद्यपि मैं विधुर नहीं हूँ। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता तो मुझे बड़ी इच्छा होती कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो कितना अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले पामर के बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। यूडिक्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उंडेल कर मलती, और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा हुआ? जब कोई इस प्रकार मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता, तब मुझे बड़ा ही मजा आता और उस समय मैं आनंद के सीमा के उस पार पहुंच जाता। हाँ, तो एक दिन हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा ही खा लिया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया, आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल संभवतः कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने 4 पाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए मेरे पास औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की, 2 बार दवा पी, तिबारा पी। पितवा पितवा पुनः पितवा की सार्थकता उसी दिन मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। राय बहादुर डॉक्टर विनोद बिहारी मुखर्जी यहाँ के बड़े नाम डॉक्टर हैं। पहले जब प्रैक्टिस नहीं चलती थी, तब आप लोगों के यहाँ मुफ्त इलाज जाते थे। वहाँ से पता चला कि डॉक्टर साहब 9 बजे ऊपर से उतरते हैं, इससे पहले वह कहीं नहीं जा सकते। लाचार होकर दूसरों के पास आदमी भिजवाना पड़ा। दूसरे डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के सब असिस्टेंट थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कह पाया था कि आप बोल पड़े, जुबान दिखाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही कुछ मज़ा डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी भी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहाँ दवाइयाँ ताज़ा मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द में कमी न हुई। हटने का नाम तो दूर, लोग देखने आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखें। हाँ,
एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने आप ले आता था। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूतों के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई थी जिसे लोगों ने न बताया हो। यदि भारतीय सरकार को मालूम हो जाए कि देश में इतने डॉक्टर हैं तो निश्चय ही सारे मेडिकल कॉलेज तोड़ दिए जाएं। इतने खर्चे की आखिर आवश्यकता ही क्या है। कुछ समझदार लोग भी आते थे जो इस बात की बहस छेड़ देते थे कि असहयोग आंदोलन सफल होगा कि नहीं, ब्रिटिश नीतियों में कितनी सच्चाई है, विश्व आर्थिक सम्मेलन में अमेरिका का भाषण बहुत स्वार्थपूर्ण हुआ, इत्यादि। मैं इस समय केवल स्मरण शक्ति से काम ले रहा हूँ। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। कभी कभी कम हो जाता था, बीच बीच में जोरों का हमला हो जाता था, मानो चीन जापान का युद्ध हो रहा हो। तीसरे दिन तो यह मालूम होता था कि मेरे घर क्लब बन गया है। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी कि पंडित बनारसी दास ने इस बार किसको पिछाड़ा, प्रसाद जी का अमुख नाटक स्टेज की दृष्टि से कैसा है। हिंदी के दैनिक पत्रों में बड़ी अशुद्धियां रहती है। अब देश में एनार्किस्ट नहीं रह गए हैं। लॉर्ड वेलिंगटन अब ब्रुकबॉन्ड चाय नहीं पीते, अर्थात लॉर्ड वेलिंगटन और महात्मा गांधी से लेकर राम जियावन लाल पटवारी तक की आलोचना यहाँ बैठकर लोग करते थे। और यहाँ दर्द की यह दर्दनाक हालत थी कि क्या लिखूं। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो। बीच बीच में लोग दवा की सलाह और डॉक्टर बदलने की सलाह और कौन डॉक्टर किस तरीके का है यह बतलाते जाते थे। आखिर में लोगों ने कहा तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कतरजी को बुलाने की सबकी सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, डॉक्टर साहब के माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता, परंतु ये यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपए अलग। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब को बुलाया गया। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर अपनी दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कौच कर दबा डाली। यह कह देना आसान है कि मेरा कलेजा निगाहों के नेज़े से घुस जाने से रेजा रेजा हो गया था, अथवा उनका दिल बरूनी की बर्छियों के हमले से टुकड़े टुकड़े हो गया था। पर अगर सचमुच एक ऑलपिन भी धंस जाए तो बड़े बड़े प्रेमियों को नानी याद आ जाए, प्रेमिकाएं भूल जाएं। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली यह कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कतरजी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में भी डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वे बोले अब तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। यह दर्द मामूली नहीं था, असल में आपको सीलियोसेंट्रिक कोलाइटिस हो गया है और इससे डेवलप कर पेरिकार्डियल हाइड्रोचूलिक स्टमकालिस हो जाता है। फिर ब्रह्मा भी कुछ न कर सकते। मालूम होता है कि आपकी श्रीमती बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे की देरी हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिन आप दवा कीजिए। डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे मर्ज़ों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज़ हुए जिनका नाम साधारण तो क्या, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज़ सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर चूहानाथ को ही मालूम है। खैर, दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे रात को एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी तड़पती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा
कि हुआ हमला उनमें से ही किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब तो कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी, इसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड में भी लिखे तो संभवतः समाप्त ही ना हो। एरोप्लेन के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास। जहां मैं पड़ा करहा रहा था उसी के बगल में लोग बहस कर रहे थे। कभी कभी किसी की चिल्लाहट सुनाई दे जाती। बीमार मैं था, अच्छा बुरा होना मुझे था, फीस मुझे देनी थी, परंतु लड़ और लोग रहे थे। मालूम होता था कि उन्हीं लोगों में से किसी की जिम्मेदारी कोई जबरदस्ती छीन लिए जा रहा है। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित, सुखड़ी शास्त्री के बुलाने की बात तय हुई। आधा घंटा तो बहस में बीत गया। खैर किसी तरह से कुछ तय तो हुआ। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कुल 45 मिनट बीत गए, परंतु वहां से न तो वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक ओर दर्द इनकम टैक्स की तरह बढ़ता ही चला जा रहा था और दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे वे साहब लौटे। वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध क्रांति वृत्त की शनि की स्थिति है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर ही मैं चलूँगा। आप आधा घंटे में आइएगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया। मगर वो कहाँ आए थे, अतः बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर में सूत के नाम पर केवल जनेयू था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज पदार्थ प्रतीत होता है तब शूल का कारण होता है। संभव है मूत्राशय में अशम भी एकत्र हो। कविराज जी मालूम नहीं क्या क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे ही संसार में रह रही थी। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में ही नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। पंडित जी कहने लगे, बाबू साहब देखिए, आजकल के नवीन डॉक्टरों को रोगों का निदान तो ठीक मालूम ही नहीं, चिकित्सा क्या करेंगे। अंग्रेजी पढ़े लिखों का वैद्य शास्त्र से तो विश्वास ही उठ गया है, परंतु हमारे यहाँ ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि एक बार मृत्यु लोक से भी लौटा दें। मुहूर्त मिल जाना चाहिए और अच्छा वैद्य मिल जाना चाहिए। इसके पश्चात वैद्य जी चरक, सुश्रुत, रसनिंगटू, भेष दीपिका, चिकित्सा मार्तंड के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। गौमूत्र में आप प्रपटी का सेवन कीजिए, फिर देखिए दर्द पारक के समान उड़ जाएगा और गंधक के समान भस्म हो जाएगा। मैंने कहा, शुक्र अस्त नहीं हो गया, यही क्या कम है। खैर पंडित जी ने दवा की, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। दर्द कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वैद्य जी के यहाँ जब आदमी जाता तब कभी रविवार के कारण, कभी प्रदोष के कारण और कभी त्रिदोष के कारण ठीक समय से दवा ही नहीं देते थे। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज से तो मैंने दिखा ही लिया, कुछ और रुपयों का ग्रहण आया होगा। हकीम भी सही। एक की सलाह से मसीह हिंद, बुकारते जमा, सुकरात शफा, जनाब हकीम आलूए बुखारा साहब के यहाँ आदमी भेजा गया। आप फौरन तशरीफ़ लाए। इस जमाने में भी जब तेज़ तेज़ सवारियों का प्रबंध सभी जगह मौजूद है, आप पालकी में चलते हैं। हकीम साहब आए।
यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज़ नहीं थी। बनारस में यूं ही तेज़ सर्दी पड़ती ही नहीं। फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का बंदार अंगा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पैजामा ऐसे मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनाने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था। उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। जूता कामदार दिल्ली वाला था, मौजा नहीं था। हकीम साहब की दाढ़ी के बाल ठुड्डी की नोक पर ही इकट्ठे हो गए थे। मालूम होता था कि हजामत बनाने का बुरुश है। हकीम साहब दुबले पतले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नज़ाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े ही अंदाज में दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था। अब यह ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं कि गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज़ तो दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस में ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज़ देखी, फिर बोले, मैं यहाँ नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशा अल्लाह ज़रूर शफा होगी। एक सज्जन ने उनके हाथों में फीस रखी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठे। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ा दवाई मिलती है। मैंने उनकी दवा उस दिन पी। वह कटोरी भरी दवा जिसकी महक राम घाट के सीवर से कंपटीशन के लिए तैयार थी, किसी प्रकार गले से उतारी गई। दूसरे दिन मुंजिज आरंभ हुआ। उसका पीना और भी एक आफत थी। मालूम पड़ता था भरतपुर के किले पर मोर्चा लेना है। मेरी इच्छा हुई कि उठाकर गिलास फेंक दूं, पर घरवाले जेल के पहरुओं की भांति सर पर सवार रहते थे। एक नेचर क्योर वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लगाकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो भला आपको कैसे यहाँ बुलाता? डॉक्टर महाशय ने कहा, दवा तो नेचर की सहायता करने के लिए होती है। आप कुछ दिनों तक अपना डाइट बदल दीजिए। मैंने इसी डाइट पर कितने ही रोगियों को अच्छा किया है, मगर हम लोगों की सुनता ही कौन है। असल में आप में विटामिन एफ की कमी है। आप नींबू, नारंगी, टमाटर, प्याज, धनिए के रस में सलाद भिगो कर खाइए। हरी हरी पत्तियां खाइए। मैंने पूछा, पत्तियां खाने के लिए तो पेड़ पर चढ़ना होगा। अगर इसकी बजाय घास बतला दे तो अच्छा हो, ज़मीन पर ही मिल जाएगी। इसी प्रकार जो आता इतनी हमदर्दी दिखाता कि एक डॉक्टर, हकीम या वैद्य अपने साथ लाता। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में ज़रूर हो जाएगी। वहाँ सभी साधन हैं। सब तैयारियां हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, ज़रा मुंह तो खोल। मैंने कहा, मुंह, जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े ज़ोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलनों में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी ही नहीं, तुम्हें पायरिया है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है? किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाकर सब दांत उखड़वा लीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको तो ये कहने में कोई कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यह निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहता है। डेंटिस्ट के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलवाया कि 3 रुपये फी दांत तुड़वाने में लगेंगे। कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा।
इसके अतिरिक्त दांत बनवाएगी 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा क्या होगा। मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने चली गई है। किसी कवि का तो साथ नहीं हो गया है कि ऐसी बातें सूझने लगी हैं। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल उजड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा कि नाक नुचवा लो, आंख निकलवा दो। यह सब फिजूल है। तुम सुबह टहला करो, किसी एक भले डॉक्टर की दवा करो, खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने सबका इलाज भी देख लिया। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए। कुछ ही दिन में मुझे समझ में आ गया, स्त्रियां बहुत बुद्धिमान होती हैं।